नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कल सबसे बड़े यानी तीसरे चरण का मतदान होगा। 91 सीटों पर मतदान होगा और यह मतदान तय कर देगा कि आखिरकार दिल्ली की गद्दी किस ओर जाएगी। इसीलिए सबकी नजरें बनी हुई है इस मतदान पर कि 91 सीटों पर आखिरकार होता है क्या। पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की बात हो नहीं सकती। तो ऐसे में क्या होगा, कौन से हैं समीकरण, कौन से हैं मुद्दे, कौन से हैं वादे, आइए एक नजर डाल लेते हैं और फिर इसी पर होगी महाबहस। दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए लाव लश्कर रवाना हो गया है। 2014 के चुनावी महाभारत का तीसरा अध्याय 10 अप्रैल को लिखा जाएगा। सही मायने में इस चुनाव का ये पहला दौर होगा जिसमें पूरे इंडिया का दम दिखेगा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कुल 14 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता 91 लोकसभा सीटों पर अपनी पसंद का बटन दबाएगी। तीसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं। दिल्ली में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के लिए 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 10 अप्रैल को ही हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। हरियाणा में कुल 230 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे दौर में केरल की भी सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जहां 269 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 6, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 10, झारखंड की 4, छत्तीसगढ़ की 1 और जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट पर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप लोकसभा सीटों पर भी तीसरे दौर में ही मतदान होना है। भौगोलिक तौर पर तीसरे दौर के मतदान के बाद देश के वोटरों का मिजाज काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि इस बार वोट की चोट कैसी होने वाली है। मतदान के इस दौर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी और सबके जहन में एक ही सवाल होगा कि क्या इस बार भी ये 91 लोकसभा सीटें दिल्ली का दरवाजा खोल देंगी। राजनीतिक हलकों में एक टोटका मशहूर है कि जिसने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर झंडा गाड़ा उसके हाथ सत्ता की चाबी लगती है। तो क्या इस बार भी ये टोटका चलेगा? 2009 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो भी ये साफ हो जाता है कि इन 91 सीटों के नतीजों से देश की राय तय होती है। तीसरे दौर में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां 2009 के नतीजों पर नजर डालें तो इन 91 सीटों की अहमियत का अंदाजा लग जाता है। 2009 के चुनाव में इन 91 में से 54 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली थी, जबकि 16 सीटें बीजेपी खेमे और 21 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार कहा जा रहा है कि ये बदलाव का चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने पूरा जोर लगा दिया है कि हर तबके के वोटर अपनी सोच बदलें और पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालें। भ्रष्टाचार, उंगली पे एक निशान, मिटाए ये दाग। वोट दीजिए। तो तैयार हो जाइए, अपने हाथ से लिखिए लोकतंत्र का अमिट इतिहास और दिखा दीजिए इंडिया का दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से फिरोज बख्श साहब है, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक अमीन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता का हम इंतजार कर रहे हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अवधेश कुमार जी, इन 91 सीटों का क्या मतलब निकाला जाए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? देखिए, पिछली बार जो यूनाइटेड पीपुल्स अलायंस की, प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार बनी थी उसमें इन 91 सीटों का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि इसमें से 51 सीटें उसके पास थी। और बसपा को भी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें थी, जो 10 सीट का चुनाव था उसमें से 6 जीती थी।
और तीसरा जो इसका महत्व यह है कि जो वामपंथी पार्टियां पिछली बार एक प्रकार से हाशिए पर चली गई थी, इस बार केरल का चुनाव ये साबित करेगा त्रिपुरा के बाद कि उसकी ताकत बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्योंकि तीसरे मोर्चे का दारोमदार नेतृत्व के स्तर पर वामपंथी दलों के बीच है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो घटी थी उसका भी कारण यही था, क्योंकि इनमें कुल मिला के वो 17 सीटों पर सिमट गई थी। इसीलिए ये 91 सीट के चुनाव परिणाम अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के और यूपीए के कुल सीटों में से आप समझिए कि 51 केवल यहां से थे। 51, दीपक अमीन साहब 51 बहुत बड़ा फिगर होता है। 91 में से 51, 41 बटी हुई, मात्र 17 सीटें बीजेपी के पास। और तो क्या 51 का किला बचा पाएगी कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस? बिल्कुल बचा पाएगी, हमें पूरा विश्वास है। और हमें जो हमारे कार्यकर्ताओं से हम संपर्क में हैं, हमें पूरा फीडबैक मिल रहा है कि इस चुनाव में इन 3 फेजेज में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। फिरोज बख्श साहब, आपका तो खाता भी कहीं नहीं खुला था, आपकी तो जुम्मा अभी कई रोज यूएस पार्टी बनी है। दीपक भाई देखिए, ऐसा है कि जब दिल्ली का रिजल्ट नहीं आया था, ये कहा जा रहा था कि इनका खाता दिल्ली में नहीं खुलेगा। 2, 4, 5 और बहुत अगर फराज दिल्ली का एग्जाम्पल दिया तो 10 सीटें दे रहे थे। मैं अब ये यहाँ से आपके चैनल से ये भविष्यवाणी करने वाला हूँ। भविष्यवाणी करिएगा, सुनिए भविष्यवाणी करिएगा और कुछ मत करिएगा। होगा। और भविष्यवाणी ये है कि इस बार ना तो यूपी आएगा ना एनडीए आएगा। अगर कोई सरकार आएगी तो वो आम आदमी पार्टी की मदद से आएगी, या हो सकता है आम आदमी की सरकार आ जाए। उसकी वजह यह है कि जो राजनीति, जो कोई विकल्प नहीं था, लोग झेल रहे थे कांग्रेस को, बीजेपी को, और ये जो दूसरी पार्टियां सपा, बसपा और जदयू, क्या क्या सैकड़ों पार्टियां हैं, लोग इनसे घबरा गए थे, बेईमानी महंगाई से घबरा गए थे। अब वो सोच रहे हैं एक नया विकल्प ट्राई किया जाए, एक नई राजनीति ट्राई की जाए, एक ऐसे आदमी को ट्राई किया जाए जो कह रहा है मैं ईमानदार हूं, मैं बढ़िया गवर्नेंस दूंगा, मैं बढ़िया राजनीति करूंगा और आम आदमी को, गरीब आदमी को, पिछड़े हुए पिसे आदमी को मैं आगे लाऊंगा। तो मेरा ख्याल यह है कि अब राजनीति की फिजा बदल रही है। एक बार तो कम से कम लोग इनको भी ट्राई करेंगे, इनको मौका जरूर देंगे, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को मौका देंगे राजीव त्यागी जी? देखिए, आम आदमी ये गरीब की बात करते हैं, ये दबे लोगों की बात करते हैं, ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। किसको? माइक देना भैया, माइक माइक फिर से बोल दीजिए, फिर से। आपका कैंडिडेट 300 करोड़ रुपए किसानों को खा गया था, उसको निकाल दिया पार्टी में ईमानदार आदमी हो, उसको निकाल दिया। अच्छा। पार्टी में जो भी ऐसा आदमी है, सब किरदार अच्छा नहीं होगा, उसको इमेज अच्छी नहीं होगी, जो बेईमान होगा, जो गरीबों का, किसानों का रुपया खाएगा, या जिसने कोई और कांड किया हुआ होगा, या उसके खिलाफ कोई पुलिस केस होगा, या कोई जब प्रेस बताते हो तब निकालते हो, या कोई अदालत का केस होगा, वो इस पार्टी में नहीं रहेगा। आपने अच्छा सवाल किया। हमारी पार्टी में कोई भ्रष्ट आदमी नहीं रहेगा, और पार्टी की अभी भी दीपक भाई छनाई हो रही है, अभी भी छनाई हो रही है, पार्टी सेटल कर रही है। कब तक होगी ये बता दीजिए, कब तक होगी? राजू भाई पूछ रहे हैं कब तक होगी? ये छनाई हो चुकी है, रिजल्ट देख लीजिएगा, पब्लिक हमारा साथ देगी। पब्लिक साथ देगी क्या? कांग्रेस का साथ देगी। कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठा दीजिए, कितने लोग? देखिए, देश में एक बहस चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर के। मैं माननीय सभी व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूंगा। मेरी राय में भ्रष्टाचार 3 प्रकार के हैं। पहला भ्रष्टाचार है राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूसरा भ्रष्टाचार है सामाजिक भ्रष्टाचार, और तीसरा भ्रष्टाचार है आर्थिक भ्रष्टाचार। जो दल अपने मुद्दों को पूर्ण ना करें, जो दल अपने मैनिफेस्टो को लागू ना करें, और जो लोग दल पलायनवादी हों, कहें कुछ और करें कुछ, उन दलों का राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली में विशेष रूप से अपनी बातें रखी और उसके बाद उन बातों से पीछे हटने का कार्य किया और पलायनवादी अपनी छवि प्रस्तुत की और बीच में छोड़ के भाग गए, तो निश्चित रूप से जनता उन सब चीजों को देखती है। कांग्रेस पार्टी ने विगत 10 साल में विशेष रूप से जिसे कहते हैं गांव, गरीब, किसान, नौजवान, इन सबको साथ लेकर के जिस तरह से चले हम लोग बाग, वो 70% हिंदुस्तान है जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का असर पहुंचा है। अगर आप देखेंगे गांव के दिहाड़ी की बात अगर हम करें
तो गांव में एक मजदूर को अगर 48 रुपए मिलते थे 10 साल पहले, आज उसको 138 रुपए मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और हमारा मानना यह है कि शहर के बच्चे का भी उतना अधिकार है शिक्षा पे जितना गांव के बच्चे का अधिकार है। अच्छा, एक राजस्थान पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और दिल्ली में जब दोबारा इलेक्शन होगा कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी घटेंगी। आम आदमी पार्टी आएगी 40 से 45-50 सीटें। मैं इस पे जवाब देता हूँ दीपक जी। जी, मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक जवाब है। जी जी। 98 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, हम लोग सब विधानसभा जीत गए थे। हम दिल्ली भी जीते थे, मध्य प्रदेश भी जीते थे, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, राजस्थान भी जीते थे और 99 में हम चुनाव हार गए थे लोकसभा का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मेरा मानना यह है कि पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा के चुनाव तक, विधानसभा के चुनाव से लेकर के नगर निगम के चुनाव तक और नगर निगम के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव में, हर चुनाव में निश्चित रूप से डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट लीडरशिप होती है, डिफरेंट मुद्दे होते हैं और डिफरेंट तरह का वोटिंग ट्रेंड होता है। तो इसलिए विधानसभा के चुनाव के, नगर निगम के चुनाव को आप ये ना माने कि वो किसी एक पार्टी की जीत हो गई है। जीत बहस होनी चाहिए कार्यक्रम पे, बहस होनी चाहिए नीतियों पे। अगर हम उस पर बहस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भारत को एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। राजीव जी, कार्यक्रम पर नीतियों पर बात हो गई। फिरोज भाई, कार्यक्रम और नीतियों पर बहस हो गई। कल तो केवल बटन दबाने का दिन है, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इस पे मैं जवाब देता हूँ। मनोभाव क्या है इस पे जवाब देता हूँ। आप आम आदमी पार्टी की चिंता मत करिए, कांग्रेस की बताइए। कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी तो गई। 91 सीट पे चुनाव है कल। गए नहीं अवधेश भाई। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन होगा, यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं आपको। और निश्चित रूप से वो विश्वास इसलिए है मुझे कि जिस तरह से हम लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, कभी जातीय विद्वेष की बात गए नहीं अवधेश भाई। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन होगा, यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं आपको। और निश्चित रूप से वो विश्वास इसलिए है मुझे कि जिस तरह से हम लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, कभी जातीय विद्वेष की बात नहीं की, कभी धार्मिक विद्वेष की बात नहीं की। इसी वजह से लोग हमारे साथ रहेंगे। एक आंकड़ा आपको बता देता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के जो 10 सीट का चुनाव है दीपक जी, उसमें से विधानसभा में केवल इनको 5 सीट विधानसभा में आई थी। वो 2009 का चुनाव भूल जाइए। तो क्या अचानक जो है जो कसौटी आप दे रहे थे कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, कुशासन मुद्दा है, किसान मुद्दा है, वो सारा ढक के और आप अचानक ऊपर आ जाएंगे, ये कैसे संभव है? अवधेश जी, आपका सवाल वाजिब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले शायद आपने सुना नहीं, मैं कह चुका हूं कि हर चुनाव में वोटिंग ट्रेंड डिफरेंट है और वोटिंग ट्रेंड डिफरेंट होने की वजह से निश्चित रूप से हम लोग बाग इस बात के लिए मुतमईन हैं कि जो हम लोगों ने आम लोगों के लिए किया है, जिस तरह से हमने कार्यक्रम अपने बनाए हैं और जिस तरह का मैनिफेस्टो हम विशेष रूप से लेके आए हैं। यहां बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, ये नौजवान रोजगार चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देंगे। हम कहते हैं 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देंगे। अवधेश भाई, आपका प्रश्न 1 मिनट दीपक जी जनता जवाब देना चाहती है। अवधेश भाई का आप कंप्लीट करिए उसके बाद। अवधेश भाई, आपने जो ये आंकड़े दिए वो आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन ये आंकड़े 2009 में भी थे। कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें। 25 साल से ये आंकड़े हैं विधानसभा में हम लोगों के। 22 सीटें फिर भी हमारी आई। यही आंकड़े हम लोगों के, लेकिन उसके बाद भी हम 2004 भी जीते और 2009 भी जीते। और दूसरी 25 साल से हमारी सरकार नहीं है। 2004 कहां जीते? हमारी सरकार नहीं है। 2009 जीते आप, सिर्फ 2009 जीते। करेक्ट कर लीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी का बीजेपी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए, बाकी लोगों का स्वागत कीजिए। और यहाँ पर सवाल एक, माता जी आपका सवाल है, यहाँ पर बताइए आपका क्या सवाल है और किससे है? दीपक जी, मेरा बड़ा छोटा सवाल है कि ये देश आतंकवाद, नक्सलवाद, महंगाई, जबरदस्त जनसंख्या का विस्फोट, बेरोजगारी से घिरा हुआ है। कांग्रेस यहाँ तक घोटाले से घिरी है। और सुनिए, ताली मत बजाइए। भाजपा अंतर कलह से ग्रस्त है। आपके लोग जो वरिष्ठ हैं खास तौर पर जरा सी बात पर परेशानी पैदा करते हैं। रही क्षेत्रीय दल, सब मुकुट लगाए प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। सबको ये है कि हम इतने ले आए कि जिससे हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अरे इस देश के बारे में भी कोई सोचो। चलिए, आपकी राय है। प्रश्न पूछ रही हूँ, सब एक मिल करके पहले एक बार इस देश को मजबूत करो, बहुत बुरा हाल है।
चलिए राय है आपकी राय है, आपकी राय है। सर मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाह रहा हूं, और वो मैडम ने जो कहा है उसमें व्याकुल हो रहे हैं जवाब देने के लिए। आप किस बात का जवाब देंगे? 49 दिन के जो सरकार केजरीवाल जी ने बनाया था, उसके पहले वो गांधी जी के स्मारक पर जाकर उन्होंने कसम खाई थी कि हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे। बच्चों की कसम खाई, चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो घर के हैं, गांधी जी देश के थे। उसके बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी। कहते हैं कि हमने कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, कांग्रेस ने बिन मांगे समर्थन दे दिया, चलो वो भी सही है। अब जिंदगी भर के लिए कांग्रेस ने उनको एक ठप्पा दे दिया पेंशन लेने का, ऑल ओवर इंडिया घूमने का। उनके सारे असेंबली के जितने भी सदस्य हैं, क्या ये ऐसी मिल गई? ये कौन सी डील हुई थी कांग्रेस के साथ? इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, पहला। और दूसरा जवाब भी सर पहला ले लेते, जवाब ले लेते हैं। पहला, दूसरा पूछेगा फिरोज बख्श साहब, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा और दीपक अमीन जी को जवाब देना होगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस से एक जवाब चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस से एक जवाब चाहिए। बहन जी एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास, उनका सवाल का जवाब हो जाए। बात सुनिए, सबसे पहले एक मिनट उनके सवाल का जवाब, आप पहले इसका जवाब, सवाल का जवाब हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास हमेशा जी बिल्कुल। दीपक भाई, एक मिनट जी, इससे पहले कि मैं इनका सज्जन का जवाब दूं, एक सेकंड मैं जवाब दूं आपका। मैं मोहतरमा ने जो फरमाया है बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो राजनीति आजकल चल रही है, दूंगा, व्यक्तिवाद की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हम अभी भी दिल्ली में हैं, दिल्ली से भागे नहीं है। और आपको ये बात बता दूं, 50 दिन का जो राज है, तीनों जो सरकारें आई हैं भाजपा की, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और जनाब राजस्थान में, उन तीनों सरकारों से मिला के ज्यादा काम किया है। भ्रष्टाचार लगभग 40% कम हो गया। पुलिस वाले सुनिए, जिस तरह से 3 व्हीलर्स वाले को धमकाते थे, 40-50 दिन में ऐसा नहीं हुआ। 3 व्हीलर वाले ने थप्पड़ मारा। और दूसरी बात सुनिए, सरकारी स्कूलों में टीचर्स टाइम पे, अरे आप क्या बात कर रहे हैं थप्पड़ मारने की? आप 1000 थप्पड़ और मार लो, जितने थप्पड़ मारोगे केजरीवाल को, केजरीवाल उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, थप्पड़ मारने से, थप्पड़ खाने से नहीं डरता केजरीवाल। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी सरकारों से बेहतर काम किया 49 दिन में, आगे बढ़ेगा। आपकी सरकारों से बेहतर काम सबसे बेहतर काम किया है। स्कूलों में क्लासेस लगने लगी थी, अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी थी। रेडियो में एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, उसी से जाहिर हो जाता है कितने डिफेंसिव हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं छोड़ करके क्यों भाग गए, वो कह रहे हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं। और जो भी एक मुझे बोलने देंगे क्या? अगर चर्चा इस तरह करानी है, खत्म कर लेंगे ऐसा आप अपनी बारे में बोलिए। बात सुनिए, आप ही बोल रहे थे अभी तक, जवाब दे रहा हूं उनका पूरा जवाब। आप अभी बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस और आम आदमी में नहीं हुई, सुन लीजिए, डील आप हुई है एक मिनट कांग्रेस और भाजपा। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। जाए डील वो है, समझ लीजिए आप जी, डील हुई है कांग्रेस में। केजरीवाल के मुंह पर पड़े थप्पड़ की जो गूंज है, केजरीवाल के मुंह पर पड़े थप्पड़ की जो गूंज है, इससे समझ जाइए बीजेपी और कांग्रेस। दिल्ली में जब दोबारा इलेक्शन होगा, आम आदमी पार्टी वापस आएगी। बहन जी एक मिनट, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। केजरीवाल के मुंह पर पड़े थप्पड़ की गूंज। आप माइक पे बोलिए, आवाज नहीं आएगी। एक एक करके मैं सबके पास माइक लेके पहुंचूंगा। विजयन जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। दीपक जी भैया एक मिनट, क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट सब्र कर लीजिए थोड़ा प्लीज। डिकोरम बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा, इसीलिए मैंने दोनों माइक ले लिए। फ्री फॉर ऑल नहीं है जी। दीपक जी, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में देश में सरकार बनाने का चुनाव है और लोग एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और चौतरफा हमले देश पर, चाहे वो चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में घुस करके किया जा रहा हो, चाहे पाकिस्तान सैनिकों के सर काट कर ले जा रहा हो, चाहे बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही हो, चाहे रुपए का अवमूल्यन हो रहा हो, हर दृष्टि से चाहे जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा हो, फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ता जा रहा है, कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है, तो आज एक आम व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसको लगता है कि एक नई उम्मीद के साथ एक नई सरकार बनाई जाए, एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। एक कमजोर सरकार के कारण देश कमजोर हुआ है और सबको इस वक्त ये साफ रूप से नजर आ रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक मजबूत सरकार देने की स्थिति में है
और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस उम्मीद के साथ आज पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कहीं इन चुनावों में स्थान नहीं रखती है और वो खुद कह रहे हैं कि हमारी इस चुनाव में हम जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम हराने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं किसी तरह हंग असेंबली पार्लियामेंट आ जाए। ये केजरीवाल ने खुद बोला है कि हंग आ जाए, 120 करोड़ के देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, यानी कि उनके सामने कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। वो कंफ्यूज लॉट है इस समय और अपने ही वजन से गिर रहे हैं। कितने उम्मीदवार उनकी टिकट छोड़कर चले गए, बार बार कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, यानी कि स्थिति डे बाय डे स्पष्ट हो रही है। और जिस तरह से कल नॉर्थ ईस्ट में पोलिंग हुई है, 71% पोलिंग हुई है, आज भी 70-71% पोलिंग हुई है। ये साफ नजर आ रहा है कि जो पोलिंग हो रही है अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत हैवी पोलिंग हो रही है। और जब इस तरह से हैवी पोलिंग होती है तो अवधेश जी भी यहां बैठे हैं, उसका एक ही कारण होता है कि लोग बदलाव के लिए बाहर निकलते हैं, नई सरकार बनाने के लिए निकलते हैं और एक लहर के रूप में इस बढ़ी हुई पोलिंग को हम देखते हैं। दीपक अमीन साहब, बीजेपी को जाएगी। आप तो अपनी बारी में बोलिए। दीपक अमीन साहब, ठीक तरह बात नहीं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, आप बीच में रोकना, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं आपको 2-3 चीजें के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल से मैं बहुत वाकिफ हूँ। ये जो 2014 के चुनाव हैं, मेनली अगर इसको देखा जाए तो 2 मेन विषय हैं। एक है गुजरात डेवलपमेंट मॉडल वर्सेस इंडिया डेवलपमेंट मॉडल, जो मोदी के नाम पे जो कहते हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरा है विचारधारा, एक जो आइडियोलॉजी है। विचारधारा बीजेपी की है कि डिवाइड करो, विभाजन करो, झगड़े करवाओ। और इसके आपको मैं उदाहरण गुजरात से ही देता हूँ। मसूद ने क्या किया है? भाई साहब, विजेंद्र भाई, आपका मैं बहुत, सहारनपुर में मसूद ने क्या किया? आपका मैं बहुत आदर करता हूँ। हम लोग नहीं बोले थे। आपका मैं बहुत, सब उन्हीं की बात में जोड़ रहा हूँ। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं टोक रहा था। करने गए आप रामदेव जी का करने क्या गए? क्या बोला? आप रामदेव जी 41 मुकदमे करने क्या गए? के पास क्या करने गए? ये सब बेकार की बात है। मतलब आप मुद्दे में आइए। चाहते हैं। आपके पास क्या पॉलिसीज है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मैनिफेस्टो भी 7 तारीख को लेके आए। अपना मैनिफेस्टो 7 तारीख को लेके आए, जब पहले चरण का चुनाव हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को ले आए तो आप बढ़िया हो गए। एक टिप्पणी करूंगा दीपक भाई, सुनिए, मैंने दीपक जी बोल दीजिए। मुझे जरा मेरी बात पूरी करने दीजिए। बात खत्म कर लेने दीजिए। एक सेकंड, दीपक भाई को बात खत्म कर लेने दीजिए। दीपक भाई को बात खत्म कर लेने दीजिए। आप देखिए, दीपक जी का स्टडी लीजिए। आपका सेकुलरिज्म, आप मजहब की सियासत कर रहे हैं, आप मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और विजेंद्र भाई आप उनको बोलने दीजिए। गैर मुस्लिम लोगों की सियासत कर रहे हैं। हम लोग जो सियासत कर रहे हैं आम आदमी, हम हिंदुस्तानियों की, हम इंडिया की सियासत। तभी आप बरेली गए थे, तभी आपके लीडर बरेली गए थे। गुमराह कर रहे हैं। मैं जरा अपनी बात, अवधेश भाई, एक सेकंड, योगेंद्र यादव मेवात में टोपी लगा के सलवार पहन के घूम रहे करते हैं तो इंशाअल्लाह ऐसा करेगा। हमेशा इंशाअल्लाह, पहले कभी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा है कि कल के चुनाव में दिल्ली और हरियाणा की 1-2 सीट के अलावा आम आदमी कोई फैक्टर है ही नहीं। जो फैक्टर है कि वो कांग्रेस, भाजपा, बसपा, वामपंथी पार्टियां हैं। योगेंद्र यादव ने मेवात में कहा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश में आग लग जाएगी। ये भाषा वहां बोली है, उकसा रहे हैं ये लोग, प्रोवोक कर रहे हैं, और यही काम कांग्रेस कर रही है। मैं विजेंद्र भाई की अकलियत को उकसाने, विजेंद्र भाई, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं जरा अपनी 2 बातें कह दूं, ताकि आपको अगर आपत्ति न हो तो मैं जरा 2 अपनी बातें कह दूं। आप कहेंगे फिर मैं ब्रेक लूंगा, आप कहेंगे फिर मैं ब्रेक। मैं मेन आपको मुद्दे पे बात कह रहा हूं। मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया है कि ये चुनाव हैं वो आइडियोलॉजी के हैं और वो गवर्नेंस मॉडल के हैं। क्या आप सब इससे सहमत हैं या नहीं है? गवर्नेंस मॉडल नहीं है, गुड गवर्नेंस है ना, आइडियोलॉजी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ विजेंद्र भाई, अब आप लच्छेदार भाषा नहीं चाहिए। आपको नागपुर में जाके खाकी चड्डी पहन के पेट्रोल बम बनाने हैं, इस देश में विस्फोट करके इस देश को लड़ाना है। ये दिया कि आपको 2 प्रवक्ता को आना पड़ता है एक डिबेट में, क्योंकि आप एक आदमी को नहीं झेल सकते।
दो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं। बम विस्फोट की बात करिए, और भाजपा के एक प्रवक्ता को नहीं झेल पाते आप। लेकिन जब हम गुड गवर्नेंस हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपने उसमें कोई दिक्कत नहीं कड़वा लग रहा है वो बात। और दुनिया के सारे राष्ट्रों में, एक मिनट, दुनिया के सारे राष्ट्रों में आज की तारीख में भारत चौथे नंबर पे है जीडीपी ग्रोथ में। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने बता दिया? चाइना, बिल्कुल गलत है। किसने बता दिया आपको? नाइजीरिया, इंडोनेशिया, भारत। आप बिल्कुल गलत। ठीक है, आप लोग नेट पे चेक कर लीजिए, आज की तारीख में चौथे क्रम पे है। आप लोग नेट पे चेक कर लीजिए, चौथे क्रम पे है। और गुजरात का नंबर 1 नहीं है। 8 महीने पहले यही थी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि गुजरात नंबर 1 है। आज गुजरात नंबर 12वें नंबर पे है। गुजरात के भाई साहब क्यों पड़े आप? बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज नेशनल चैलेंज करता हूँ कि गुजरात नंबर 1 कौन से आंकड़े पे है, मुझे बताइए विजेंद्र जी। एक मिनट। गुजरात नंबर 1 कौन से आंकड़े पे है विजेंद्र जी? इसका जवाब दे। जनता की आवाज, आम जनता की आवाज देता हूँ। हेलो, मेरा सवाल है, 12वें नंबर पे है एजुकेशन इंडेक्स। अरे मेरा सवाल ये है सभी से कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी से, एक सेकंड, अरे सुन तो लीजिए, क्या ताव में आ रहे हैं आप? सुन लीजिए आपका। अरे भाई साहब, आपका सब कुछ है। अरे सुन तो लीजिए आप। अरे भाई साहब बोल क्या रहे हैं आप? सुन तो लीजिए, मेरा क्वेश्चन सभी पार्टियों से है। एक सेकंड, मौका नहीं दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अरे कुछ नहीं बोल रहे आप, मेरा क्वेश्चन सभी एक पार्टियों से है, सारी पार्टियों से है, आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस से। भाई साहब, आप जो जनता का बेवकूफ बना रहे हो, आपने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश की, वो है जनसंख्या वृद्धि। आप किसी ने इसका नाम लिया? नहीं लिया। आप सिर्फ जनता का बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी आई है। एक सेकंड, ऐसे शब्द नहीं, बेवकूफ बनाने जैसे शब्द नहीं, मैं ऐसे सवाल नहीं लूंगा। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर जीडीपी की बात कर रहे हैं सर, 1990 में 10% जीडीपी की यानी ग्रोथ थी, विकास दर थी, और सर इस समय कांग्रेस के हम लोग वोट दिए सर 10 साल के लिए, लेकिन 5% से भी कम जीडीपी आ गई है। 4.6, 4.5, 4.7 जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आपको जवाब देता हूँ, जीडीपी, आपको जवाब देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, जीडीपी जो है वो गिर रही है। अगर आप आंकड़ों वोट दिए सर 10 साल के लिए, लेकिन 5% से भी कम जीडीपी आ गई है। 4.6, 4.5, 4.7 जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ, जीडीपी, आपको जवाब देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, जीडीपी जो है वो गिर रही है। अगर आप आंकड़ों को सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। आप एनडीए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको सुनते हुए, अब आपकी जाने की बारी है। अब आप की बातों में लोग नहीं आने वाले। कड़वी लग रही है, सुनने के लिए 10 साल हो गए आपको सुनते हुए, अब आपको सुनने के लिए लोगों के कान पक गए हैं। आपका झूठ सुनते, यूपीए अब आपको बाहर जाना होगा, गेट आउट होना होगा। अब 14 करोड़ लोगों को आप ये बताइए, 10 साल में आपने देश के लिए क्या किया? मिस्टर नितिन पटेल ने आपके गुजरात के लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये महंगाई का क्या? गुजरात के मंत्री बड़ा ने प्रेस सवाल कॉन्फ्रेंस में कहा महंगाई का है क्या? कि गुजरात में गरीबी बढ़ी है क्योंकि यूपी और बिहार से गरीब लोग गुजरात जा रहे हैं, इसीलिए गुजरात गरीबी बढ़ रही है। अगर आपने 10 साल कुछ किया होता तो इतनी जोर से नहीं बोलना पड़ता आपको। महंगाई का जवाब दे बीजेपी। अगर 10 साल कुछ किया होता तो इतनी जोर से नहीं बोलना महंगाई का क्या? जो आपके स्वभाव में नहीं है। आंकड़े तो लाए नहीं, आपके स्वभाव में नहीं है, कोई नंबर लाए नहीं है। हमारी आपके जो आंकड़े हैं, देखिए ऐसा एक सेकंड, भारत यूपीए के शासन में, यूपीए के शासन में पहली बार, यूपीए के शासन में पहली बार इन दोनों अवधेश भाई ट्रिलियन क्लब से बाहर हुआ है। सुनिए यूपीए के शासन में भारत जो है ट्रिलियन क्लब से दुनिया में बाहर हो चुका है। सब आराम से एक एक करके भैया, एक एक करके। अर्थव्यवस्था की हालत तो ये हो गई है, आपकी खजाने में आपके पैसे नहीं है। 1800 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर पर आपका देश चल रहा है। बिलियन डॉलर देने का उपाय एनडीए के टाइम में 100 बिलियन डॉलर थे, आज उसे 3 गुना करके 310 बिलियन डॉलर किया है। भारत से बाहर कर दिया आपने, मालूम है आपको? आप आंकड़े दीजिए मुझे। ट्रिलियन क्लब से बाहर कर दिया। एक मिनट भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन क्लब में है। भारत की इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। आपके आंकड़े गलत है। दीपक भाई, फिरोज भाई,
राजीव भाई, विजेंद्र भाई, अवधेश जी, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा, भाई ये बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की बात करें तो राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी नाम के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। ये देखिए, मैं दीपक जी बड़े साफ रूप से कहूं, कांग्रेस में बड़ी भारी फ्रस्ट्रेशन है। और अभी मैं देख भी रहा था दीपक जिस तरह से चिल्ला कर बोल रहे हैं, उनके स्वभाव में नहीं है वैसे वो चिल्लाकर बात करें, लेकिन आज मैंने उनका एक अनोखा रूप देखा। और गुजरात को पकड़कर इतना भयभीत है ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। मैं वही कह रहा हूं, गुजरात को पकड़कर इतने भयभीत है कि बार बार पूरी चर्चा को गुजरात पर ला करके और उस पर जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के अंदर देखिए बहुत साफ है, दिल्ली का स्वभाव और देश का स्वभाव एक तरह चलता है। 77 से आप उठा लीजिए, 77 में कांग्रेस को बाहर किया देश से भी और दिल्ली से भी। 80 में कांग्रेस आई, दिल्ली में भी देश में भी। 84 में दोनों जगह आई, फिर 89 में कांग्रेस दोनों जगह से बाहर हो गई। फिर 91 में राजीव गांधी जी की हत्या से पहले के चुनावों में कांग्रेस बाहर हो गई। फिर 96, 98, 99 में भाजपा आ गई, देश में भी दिल्ली में भी। फिर 2004 में कांग्रेस आ गई दोनों जगह, 2009 में भी दोनों जगह आ गई। और अब पूरे देश का मूड है जो वही दिल्ली का है, और जो दिल्ली का मूड है वही पूरे देश का है। निश्चित रूप से देश के अंदर मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों की चर्चा है, ये कोई मेरा विषय नहीं है अकेले का। और वही मूड दिल्ली की जनता का है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मैं अगर सेफ साइड होकर के बात करूं तो 5 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतेगी। दीपक अभी विजेंद्र जी से मेरी विनम्र विनंती है कि जब वो बोल रहे थे तो मैंने उनको टोका नहीं, तो मैं भी थोड़े कुछ चंद शब्द बोलूं। विजेंद्र जी, आप तो 2 लोग बोल रहे हैं तो फिर आप तो बोल ही रहे हैं। आपके भी 2 आने वाले थे, मुझे दो आने वाले थे, बिल्कुल बार-बार बैटिंग मत करिए की बात पर पे बोल्ड हो जाएंगे आप हमारे साथ। अभी तो आपको गुगली मार के बोल्ड करने वाले हैं हम लोग। अभी तो करिए, गुगली मार के बोल्ड करने वाले हैं। आपका झूठ नहीं चलेगा, अभी तो आपका झूठ प्रपंच नहीं चलेगा, छल कपट नहीं चलेंगे। अभी तो आप आंकड़ों में बात करिए, अभी तो आप आंकड़ों में बात करिए। अभी तो आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह एक करके धुन बजा रहे हो। अपने मुद्दे में कांग्रेस को पहली कर चुकी थी। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो काम हम कर चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। अब ये आप देखिए 7 तारीख को मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, जब 1/3 चुनाव हो चुका है पूरे देश में। तो आप बीजेपी की नीयत देखिए। जवाब ले लें। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, नहीं हमें आपने मौका नहीं दिया, नहीं मौका नहीं दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल 370 की बात किसने की थी? भगवान राम के मंदिर की बात किसने की थी? कॉमन सिविल कोड की बात किसने की थी? और साथ में कश्मीर के पूर्ण विलय की बात किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। ये इनकी सरकार थी, 6 साल रही लगातार, प्रदेश में भी और देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी, क्यों नहीं किया इन्होंने? पूछिए, पूछिए, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या स्वीकार करता हूँ, और भ्रष्टाचार कार्य करने चाहिए लोगों को। भ्रष्टाचार पे हम सब लोगों को काम करना होगा, इसमें कहीं तो रहेंगे। आपका भ्रष्टाचार गुस्से में, इनका भ्रष्टाचार नहीं है। जब ये युद्ध में साथ लेके बैठते हैं, जब ये आर्टिकल कैप नहीं करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। भगवान राम का मंदिर निर्माण नहीं करते, वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार पार्लियामेंट पे अटैक होता है दीपक जी, वो भ्रष्टाचार नहीं है। लाल किले पे अटैक होता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है भाई। क्यों भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि इनके प्रधानमंत्री उस वक्त मुशर्रफ से बात करने में मशगूल थे, तो ये भ्रष्टाचार है। बात करना चाहते थे, ये भ्रष्टाचार। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ये भ्रष्टाचार है। कंधार इसको इसलिए इन लोगों, ये भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसलिए इनको कंधार जो है आतंकवादियों को छोड़ दिया है। विदेश मंत्री कंधार आतंकवादियों को छोड़ने गए, जिसका खामियाजा यूपीए 2 और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दीपक अमीन जी, दिल्ली एक लाइन, राजीव त्यागी जब भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि दिन रात मांसाहार करने वाला कोई वैष्णव उपदेश दे रहा है कि आप फलाहार करो। तो ये जो है, इसको ऐसा है। अवधेश जी, आपने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं जनता के सामने। हरा दिया 10 साल से। आप नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, विधानसभा लोकसभा के चुनाव के डिफरेंट मुद्दे हैं। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, हम लोग अब पार्लियामेंट में देखिए, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। हम लोग वक्त देखिए, आपके मुस्तकबिल का फैसला है, मेरे मुस्तकबिल का फैसला 2014। हम लोग देश को किस तरफ लेना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम लोग पार्लियामेंट में निश्चित रूप से बिल लेकर आना चाहते थे। हम लोगों ने जन लोकपाल बिल, लोकपाल बिल, कुछ भी कह लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी के, एक मिनट अवधेश जी बोलने दीजिए प्लीज, 206 एमपी थे हम लोगों के। अगर हमारी मंशा ना होती तो हम पार्लियामेंट में लेके नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा, यहां बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, राहुल गांधी जी 6 बिल और लेके आना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पार्लियामेंट चलने नहीं दी इन्होंने, और हमारे बिल वैसे के वैसे रह गए। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है,
हम वो 6 बिल लेके आएंगे। और भ्रष्टाचार के मामले में बात और कहना चाहता हूँ, राजीव जी आप किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ईमानदार रहना है, भ्रष्ट रहना है, जो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं कह सकता हूँ राजनीतिक दिल्ली की तो बात कर ले, अरे दिल्ली की तो बात कर ले दीपक भाई। दिल्ली 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 दीपक दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दूरस्थ बनतो, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दूर है, दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी के दूर है दीपक भाई। भारतीय जनता पार्टी के दूर रहने की वजह से हम लोग यूपी 3 भी करेंगे। आपके प्रवक्ता है दीपक भाई, बताइए। सुनिए, दिल्ली अगर दूर तो भाजपा और कांग्रेस के लिए दूर है। सुन लीजिए, बहुत दूर है, बहुत दूर है। राजीव जी सुनिए, वो ठीक है, वो दोनों के लिए दूर है। आप कह रहे थे कि इनको आप गूगली करके आउट कर देंगे। एक बात मैं बता दूं, कर तो दिया, आपको आउट स्विंगर नहीं हुए क्या? ये बताइए, आउट हुए नहीं हुए अभी? सुनिए ना, हम आपको आउट स्विंगर से आउट करेंगे, इनको इन स्विंगर से आउट करेंगे। इलेक्शन कोशिश कर लीजिए, हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करेंगे। 5 सीटें आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी लेगी दिल्ली में, और इसका असर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो छठी अरविंद केजरीवाल की निकल गई, क्योंकि वो काशी भाग गए, और 7वीं कुमार विश्वास की, क्योंकि वो अमेठी चले गए। दिल्ली छोड़ के भाग गए, यही कहेंगे ना, दिल्ली छोड़ के भाग गए केजरीवाल। दिल्ली छोड़ के भागे केजरीवाल, भागे नहीं भागे केजरीवाल, भागे नहीं भागे। पब्लिक की बात सुन लीजिए, पब्लिक की, मेरी दिल्ली में है, अपने घर पे है इस वक्त। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए और किसी देश ने अटैक कर दिया, वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ के भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। दिल्ली में है और दिल्ली का मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? कहाँ होगा? दोबारा आएंगे, दोबारा सीएम बनेंगे। चलिए, यहाँ पर एक सवाल, 1 मिनट। कहाँ से बनेंगे आप? वहाँ तक पहुँचाते क्या? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी बिल लाना चाहते थे। अरे जब 10 साल आपको दिया, आप 10 साल में बिल लेके आए, तो अब आप बिल लाके क्या करोगे? देखिए, बिल जो है, बिल सवाल लाजमी है, सवाल लाजमी है। अच्छा सवाल है आपका। कौन जवाब देगा डिसाइड कर लीजिए, दोनों में कौन जवाब देगा डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। पहले आप मैं जवाब देता हूँ। दीपक जी जो उन्होंने बिल की बात की है, अब कांग्रेस के खुद बिल में जाने की बारी आ गई, अब बिल लाने की बात कर रहे हैं। दीपक चौरसिया जी से एक बात कहना चाहूंगा, वो ईमानदार टिप्पणी करे इस बात पे जो मैं कहने जा रहा हूं। किसी भी देश में चीजें गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट के हिसाब से देश चलता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पहले से वुमेन्स बिल से लेकर के 50% आरक्षण हम वुमेन्स को भी देना चाहते थे। हमारे पास 272 से ऊपर सीट नहीं है, हमें अपने गठबंधन के लोगों से बात करनी पड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी से बात करनी पड़ती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करप्शन के अगेंस्ट कभी भी लड़ना नहीं चाहती, उसका दोगला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। आप येदियुरप्पा जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनके साथ आज गठबंधन में है ये। दूसरी बात, हम लोगों ने प्रयास किया उन बिल्स को लाने के लिए, हम लोगों ने खूब प्रयास किए, लेकिन इन्होंने कभी बहस नहीं की पार्लियामेंट में। इन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट को स्टॉल किया हमेशा, पार्लियामेंट को स्टॉल किया हमेशा। सर घोटाला, सुरेश कलमाड़ी 1948 जीप घोटाला, और वह गुजरात बाजरा कांड, महाराष्ट्र सीमेंट घोटाला। इनसे पूछिए बाबू भाई बुखारिया क्यों है इनके साथ, ये पूछिए ना बाबू भाई बुखारिया क्यों आपने दूसरे का बोलते ईमान बिगाड़ क्यों लाए? आपने ईमान बिगाड़ के बात पिलाते हो। चलिए, बहुत सारे घोटाले, अगर ऐसे घोटाले में गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दीपक जी बोलिए, एक करके बोल लें। दीपक आपका प्रश्न बिल्कुल हट चुके हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 जवाब हैं। एक, ये भ्रष्टाचार निकल किस लिए रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि अचानक भ्रष्टाचार भारत में आ गए, ये आ रहे हैं आरटीआई की वजह से ना। आरटीआई किसने लागू किया है इस देश में? कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाया है। लोकपाल बिल कौन लाया है? हम लाए हैं। विसिल ब्लोअर्स एक्ट कौन लाया है? कांग्रेस लाई। क्रिमिनल लॉ का जो अमेंडमेंट है वो कौन लाया है? हम लाए हैं। और 1 मिनट फिरोज भाई, ये कल की बातें नहीं है, प्रश्न वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया है। 1 मिनट राजीव भाई, दूसरी बात प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने प्रश्न पूछा है तो मेरे उत्तर भी सुन लीजिए प्लीज। अवधेश भाई, आपसे विनम्र विनंती है, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर भी सुन लीजिए प्लीज। मेरा ये दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में आप बीजेपी से पूछिए कि इनके जो प्रधानमंत्री, विनम्र विनंती है, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर भी सुन लीजिए प्लीज। मेरा ये दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में आप बीजेपी से पूछिए कि इनके जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने लोकपाल, उनका जो लोकायुक्त की जो अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको 10 साल के लिए क्यों अपॉइंट नहीं किया? नॉट ओनली अपॉइंट नहीं किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टेट के खर्चे, यानी आप लोगों के
टैक्स के खर्चे 45 करोड़ रुपए खर्च किए। क्यों किया वो? तीसरी बात इनको पूछिए बाबूभाई बोखेरिया और पुरुषोत्तम सोलंकी। ये 420 करोड़, क्या बढ़िया सा नंबर है। 420 करोड़ घोटाले में इंडाइटेड है हाई कोर्ट के द्वारा। इनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात में अभी मिनिस्ट्री है। जवाब दीजिए दीपक जी, मुझे लगता है ये डेमोक्रेटिक बहस नहीं हो रही। ये देखिए क्यों डेमोक्रेटिक नहीं हो रही? इसका कारण ये है ये लोग घबराए हुए हैं और घबराए। कौन सा मेरी आवाज दबा विजय गुप्ता जी, आपका जवाब देने का वक्त। अगर ये शांत होंगे तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं ये हमें जवाब दे। दीपक जी एक सवाल और मेरा शिष्टाचार एक मिनट जवाब दे यार। यहाँ पर मेरे घर में इतना दम नहीं है। आप लोग ये भारतीय जनता पार्टी, मैं शिष्टाचार छोड़कर बात करूँ। भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार में अगर सवाल पूछना एक मिनट जवाब भारत का कंसेप्ट राजीव त्यागी जी जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मारती है महाराष्ट्र में, क्या अखंड भारत का कंसेप्ट शिवसेना के साथ हो सकता है? शिष्टाचार नहीं है। क्या अखंड भारत का कंसेप्ट एमडीएम के वाइको के साथ हो सकता है, जो कहते हैं कि हम लिट्टे पे से प्रतिबंध उठाएंगे और तमिलनाडु को हम अलग स्टेट का दर्जा देंगे? इनका गठबंधन है उनके साथ, उसमें बताएंगे क्या करेंगे? ये गुप्ता जी देखिए, ये चर्चा अरे वाइको आपके साथ थे, वाइको आपके साथ थे, झूठ बोलो, वाइको आपके साथ थे, चिल्लाओ, झूठ बोलो, चिल्लाओ और आपका काम है चोर जिसको कहते हैं कि 10 साल देश को लूटते रहे, बर्बाद करते रहे, देश को कमजोर करते रहे और अब चुनाव के समय भी चिल्ला रहे। अरे क्या चलता है? राजीव भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, जवाब तो ऐसे नहीं चल पाएगा। दोनों को बुलवाइए, उनको आप जाना चाहे चले जाएं। ये दोनों ही बोलेंगे सवालों का जवाब चाहती है। प्लीज काम डाउन। कौन सा तरीका है बहस का? प्लीज काम डाउन, प्लीज काम। मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक करके करिए मेरे साथ, अखंड भारत में ये जवाब दे मुझे। वाइको से गठबंधन क्यों किया? शिवसेना सर वाइको आपके साथ भी थे, वाइको आपके साथ भी थे। एक मिनट, वाइको इनके साथ थे या नहीं? वाइको भी सुनिए बात सुनिए। सवाल ये है कि दीपक भाई बहुत देर हो गई है, डेविएट हो गया। गुब्बारा ये फुलाना चाहते हैं, गुब्बारे को पंचर करने का काम करप्शन पे बोलने की गलत बात है आपकी। आप थोड़ा धैर्य रखें, राजीव जी थोड़ा आराम करें, पानी पिएं। चर्चा को सार्थक बनाइए, मेरा पहला अनुरोध है। आज पूरा इनके चिल्लाने से कांग्रेस करप्शन शिवसेना पर जवाब दीजिए ना। ये देखिए, आप वाइको पर जवाब दीजिए। आप चिल्लाने पे जा रहे हैं। कौन सा तरीका है ये चर्चा करने का? नहीं, आप जवाब इसका मतलब ये है कि डर लगता है अगर भाजपा को बोलना देने तो देंगे। अभी अवधेश सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी और जिस पर पूरा सदन ने जोरदार ताली बजाई थी। जब ये भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो लोगों को हंसी आती है। सवाल का जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। शिवसेना से इनका गठबंधन है या नहीं है? शिवसेना उत्तर भारत में मारती है नहीं मारती है? अच्छा ये बताइए, प्रणब मुखर्जी के लिए आपने शिवसेना से वोट लिया था कि नहीं लिया था? उन्होंने अपने आप दिया था। हम मांगने नहीं गए थे, हम मांगने नहीं गए थे। आपने क्यों लिया था? लिया था कि नहीं लिया था? खुद देने आए थे, हम मांगने नहीं गए थे। आप मेरा सीधा जवाब दीजिए, मेरा सीधा जवाब दीजिए। बैलेंस से जवाब दीजिए, बैलेंस से जवाब लेके दीजिए। इस तरह चर्चा नहीं हो रही। दीजिए मेरा सीधा सवाल करिए, पहले जवाब लेके दीजिए। आप इंजस्टिस मत करिए, आप मेरे साथ इंजस्टिस मत करिए। आप मेरे से इंजस्टिस मत करिए, आप इनका जवाब लेके दीजिए। मैं भी सीधा सवाल कर रहा हूँ। एक तो मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पर चर्चा का कोई स्तर नहीं है और वक्ता जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भाषा खराब नहीं है। और वो जो भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वो पूरी तरह से आप जिस तरह की यहाँ पर अपने, ठीक है कांग्रेस का कल्चर है वो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। किसी वक्ता को बोलने मत दो, आपस में ही बॉल रखो और देश पूरा देख रहा है और दीपक चौरसिया के शो में ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत दुख है। खैर देखिए, अभी अवधेश सिंह ने एक लाइन में पूरा वाकया बयां कर दिया था कि अगर कोई बहुत ज्यादा जिसको कहता है ना कि मांसाहारी और घास खाने लगे तो कैसा अजीब लगेगा। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी, देश को खोखला कर देने वाली पार्टी आज देश के जवाब नहीं दिया इन्होंने अभी तक।
अभी बात दीपक जी जवाब नहीं दिया और सुनिए दीपक जी, 50 लोगों को मैं भी लेके आ सकता हूँ। वक्त मेरे पास कम है, कल की बात करते हैं। फिरोज भाई आपसे आता हूँ, फिरोज भाई आपसे आता हूँ। वक्त देंगे तो मैं चला जाता हूँ। आप बोलते रहिए राजीव जी, विजेंद्र जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। सुनिए, ये यहाँ पे दोनों पार्टियों के मेरे भाई हैं। आप सब लोगों ने देख लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कौन बेच रहा है और इटालियन के हाथों देश को कौन बेच रहा है। आप ये बताइए, दोनों यहाँ जवाब दें इसको। अगर इंडिया कार्ड अगर कोई खेल रहा है, अगर इंडिया कार्ड पे कोई चल रहा है, अगर हिंदुस्तान के कोई बात पे चल रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए किस तरह से कुत्ते और बिल्लियों की तरह एक दूसरे को बमोड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई इंडिया का कार्ड खेल रहा है तो आम आदमी पार्टी है। बदलाव आएगा, बदलाव आएगा और मौका आप लोग दीजिएगा। इन लोगों को एक कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह एक दूसरे को बमोड़ते हैं, बात नहीं करने देते। मैं माफी चाहूंगा इस भाषा की, मैं अपने शब्दों को ठीक करिए, भाषा पे सही है, भाषा पे सही है। इसी तरह का तरीका दिखा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां, ये बड़ी पार्टियां हैं देश की, कहने को बड़े टैग वाली पार्टियां हैं, लेकिन तमीज देखिए किसी में नहीं है। डिबेट कैसे होनी चाहिए, दोनों को तमीज नहीं है। इनको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी आदमी मौजूद है, आपस में लड़े जा रहे हैं। ये तरीका दीपक अमीन जी, बगैर पैसे लिए सिखाऊंगा, कोई ट्यूशन फी नहीं लूंगा आपसे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोनों ने अपने पॉइंट रख दिए। दीपक अमीन जी, दीपक अमीन जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का मैं आदर करता हूं। पिछले चुनाव में इस देश में 363 पार्टियों ने चुनाव लड़े थे। इस बार एक और पार्टी है, उनका स्वागत है। हमें ऐसा उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये आफ्टर ऑल दिल्ली के बहुमत लेके आए थे, तो डेमोक्रेसी में ये होता है, इनका सम्मान है। लेकिन अपशब्दों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, वो 1 मिनट राजीव, तो जैसा है। देखिए, हमें आम आदमी पार्टी से कोई पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। उनको जो मौका दिया गया है, उस मौके से वो चूक गए हैं, उन्होंने डिलीवरी नहीं करी है। तो ये आप लोग को तय करना है। ये हम तो दावे करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को तय करना है कि जो दिल्ली को नहीं गवर्न कर सकता, और वो भी 50 दिन से कम के लिए, वो भारत देश को क्या करेगा। हर बात पे रेफरेंडम के लिए जाएंगे, हर बात के लिए आप लोगों को पूछेंगे। अभी आपने कहा ना कि दीपक अमीन जी क्विकली क्लोज करिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर वहां से बीजेपी से नहीं मिला भ्रष्टाचार पे। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भी नहीं मिला। ओरिजिनल मेरा जो दावा था वो ये भी है, अभी भी है वही, कि इश्यू इस चुनाव में 2 हैं। आइडियोलॉजी किसकी है? हमारी आइडियोलॉजी है सबको साथ में ले जाना। हमारा भारत, सबका भारत, इनका भारत, अधूरा भारत। दूसरी बात है जो वो गवर्नेंस मॉडल की है, एक गुजरात का, और यही बात करते हैं। हमने गुजरात मॉडल के बारे में बात नहीं की। 8 महीने पहले सब गुजरात नंबर 1 के बारे में सुन रहे थे, आज नहीं सुन रहे हैं। तो गुजरात का मॉडल ये देश में लागू करना चाहते हैं। रोकना पड़ेगा, जल्दी खत्म करिए, मुझे यही रोकना पड़ेगा। 10 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, आपको मैं दे रहा हूँ दुनिया में चलती रहेगी। आप अगर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी जगह पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।